नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। नॉन स्टॉप पश्चिमी एशिया में जो महासंग्राम मचा हुआ है, जो तहलका मचा हुआ है, उससे जुड़ी बड़ी खबरें आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी की मृत्यु के बाद ईरान में शोक की लहर है। 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। इधर दुनिया भर में विरोध हो रहा है, गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। आपको इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, पुतिन ने खामेनी की हत्या की निंदा की है। ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, ये रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द हैं। उन्होंने इस हत्या की निंदा की और निंदा के साथ साथ कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। लेकिन जिस दुनिया में इस वक्त, जिन हालात में दुनिया प्रवेश कर चुकी है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय नियम, कायदे, कानून, शायद इस पर बात करना ही बेमानी हो चला है। ये ऐसी स्थिति बन चुकी है क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा नजर आता है। आपको इस बीच ये भी बता दें, एक और बड़ी खबर और बहुत त्वरित गति से जिस पर काम हुआ है, ईरान के नए कार्यवाहक सुप्रीम लीडर का ऐलान हो गया है, अयातुल्ला अराफी। देखिए तस्वीर न्यूज़ 24 पर, ये अयातुल्ला अराफी है। अब सुप्रीम लीडर की कमान इन्हीं के हाथ में है, अयातुल्ला अराफी। और ये जो चुनाव हुआ है, एकदम से त्वरित गति से इस पर काम हुआ है। सबसे अहम ये हो जाता है क्योंकि ईरान को डिसाइड करना है, सुप्रीम लीडर की अगुवाई में डिसाइड करना है कि आगे इस युद्ध को क्या रुख दिया जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या अब स्थितियां बदलेंगी, क्या कूटनीति का रास्ता अपनाया जाएगा, या फिर जो लाल फ्लैग, जो झंडा लहरा दिया है ईरान ने, उसका मतलब कि खात्मे तक युद्ध अनवरत। मैं सबसे पहले इस बड़ी खबर पर रुख करती हूं। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ हमारे अच्छा ठीक है, संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे इनपुट एडिटर। संजीव, नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अराफी, ये नाम है अयातुल्ला अराफी, जिनके नाम को अभी अभी अनाउंस किया गया है थोड़ी देर पहले। अब खामेनी की जगह अराफी, जरा इनके बारे में पहले बताइए। और इतनी त्वरित गति से इस पर काम होना तुरंत, क्योंकि लगातार चल रही थी प्रक्रिया कि इसके बाद कौन, क्या ये भी कारण रहा कि इसके बाद क्या लाइन लेंथ पकड़नी है, किस दिशा में इसको अब मोड़ा जाना है, इस पर सुप्रीम लीडर की अगुवाई में ही फैसला होना था और इसलिए इतनी त्वरित गति से इस पर फैसला लिया गया। देखिए, ये 3 मेंबर काउंसिल बनाई गई है जिसमें कि हेड करेंगे अराफी, जिनका आप नाम ले रही हैं, और इसके अलावा पेजेश्कियां जो कि राष्ट्रपति हैं, और इसके अलावा वहाँ की जो जुडिशरी के जो प्रमुख हैं, इन तीनों को मिलाकर के एक काउंसिल बनी है जो ट्रांजिशन काउंसिल कहलाती है, जिसको अराफी हेड करेंगे और वो चुनेगा दावेदारों में से। वो दावेदारों की अलग लिस्ट है और जिस लिस्ट में सबसे आगे खामेनी के बेटे मुज्तबा है। लेकिन उस पूरे प्रोसेस को अंजाम देने के लिए बहुत ही वरिष्ठ सीनियर लोगों की ज़रूरत थी और उन 3 सीनियर लोगों को चुना गया है। जो व्यवस्था इस वक्त ईरान में थी उसमें यही तरीका था कि एक एकेडमी ऑफ एल्डर्स होता है और उस एकेडमी ऑफ एल्डर्स के पास अधिकार होता है अगले खामेनी को चुनने का। तो अराफी उसको हेड करेंगे। उसमें ईरान के राष्ट्रपति भी है मसूद पेजेश्कियां, और इसके अलावा वहाँ के जुडिशरी के प्रमुख भी हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि एक ट्रांजिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आशा ठीक है, लेकिन अब क्या लगता है कूटनीति में बदलाव आएगा सिर्फ अब फिर से बातचीत की टेबल पर, या फिर वो जो लाल झंडा ईरान की तरफ से फहराया गया है और जिस प्रकार विरोध प्रदर्शन लगातार अमेरिका और इजराइल के इस कदम का, हत्या जो की गई है उसके बाद विरोध प्रदर्शन दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, ये मानकर चले संजीव कि युद्ध तो अंतिम छोर तक पहुंचेगा, उसके पहले कोई बातचीत काम नहीं आने वाली? देखिए, वो तमाम बातचीत की जो स्थिति थी वो तो पीछे रह गई। और आप जानती हैं ओमान के जो विदेश मंत्री हैं, मध्यस्थता कर रहे थे, उनका तो ये कहना था कि करीब करीब हम शांति के उस फॉर्मूले तक पहुंच गए थे जिसमें ईरान ने अमेरिका की सारी बातें मानना स्वीकार कर लिया था। तो ऐसे में अचानक हमला क्यों हो गया, उन्हें समझ नहीं आता। दरअसल हमला इसलिए हुआ क्योंकि केवल न्यूक्लियर संवर्धन वो न करें, यूरेनियम संवर्धन वो न करें, यही जरूरत नहीं थी अमेरिका की, वो तो कागज पर जरूरत थी। जो असल जरूरत थी वो थी वहाँ रेजीम को बदलना।
और रेजीम को बदलने के लिए आयतुल्लाह अली खुमैनी का जाना बहुत ज़रूरी था। तो एक काम उन्होंने कर लिया है। अब उनके पास दूसरा काम यह है कि वो अपने फ्रेंडली किसी व्यक्ति को वहाँ पर पदस्थापित करें, और एक नया तरीका, एक नया फार्मूला ईजाद किया गया है अमेरिका के द्वारा, जिसमें कि वो देश नहीं जीतते हैं बल्कि वहाँ जो शासक है उसे बदल देते हैं और अपना शासक बिठाते हैं। लेकिन क्या ईरान के साथ ये चल पाएगा जो वेनेजुएला के साथ चला? वेनेजुएला के साथ जो भी चला, ईरान में उसे लागू करने में बहुत दिक्कतें पेश आएंगी, क्योंकि ईरान उससे ज़्यादा मजबूत मुल्क है और जिस तरह से दुनिया भर में सपोर्ट उसे मिला है इन प्रदर्शनों के ज़रिए, तो इसका जवाब इजराइल के प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले दिया है कि हम कई महीनों तक युद्ध करने के लिए तैयार हैं और वहाँ पर हम अपने तरीके से बदलाव लेकर के आते हैं। और ऐसे में एक चैलेंज बन जाता है ईरान के लिए। अभी थोड़ी देर पहले उनके राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि अब फर्ज है हमारा, और ये जो जंग है इसमें बदला प्रतिशोध लेना ये हमारी जिम्मेदारी है। और आपने खुद बताया कि जो एक मॉस्क है कौम में, उस मॉस्क के ऊपर लाल झंडे को लगाए जाने का मतलब है कि ये झंडा तभी उतरेगा जब बदला लिया जाएगा, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ युद्ध की बात होगी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिर्फ युद्ध की बातें होंगी। कितना लंबा ये युद्ध खींचेगा हालांकि देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से बाकी पश्चिमी एशिया में बाकी राष्ट्रों पर भी अब जो नेवल बेसेस थे वहां पर अटैक किया गया अमेरिका के, हालांकि वो जरूर विपरीत दिशा में है ईरान के, लेकिन इसके बावजूद ईरान के मनोबल झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ये साफ तौर पर समझ जाता है। इधर देखिए, इजराइल की तरफ से बड़ी खबर आपको बता दें, क्या कहा गया। अमेरिका इजराइल से बदला जायज है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान, उनकी तरफ से बड़ा बयान है। अब ये आगे किस दिशा में बढ़ेगी तनातनी, उससे आप समझ सकते हैं। हमलों का बदला ईरान का जायज हक और फर्ज है। खामनेई को सबसे शातिर खलनायकों ने मारा, इस पर कोई इफ एंड बट नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये बदला तो होकर रहेगा, आखिर तक होकर रहेगा और ये हमारा जायज हक है। मैं सीधा रुक कर रही हूँ, ऋषिकेश का हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जंतर मंतर से। ऋषिकेश, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है, हैरत में डालने वाली ये तस्वीरें हैं। देखिए, ईरान में 4000 किलोमीटर दूर भारत में बैठे, भारत से अगर हम दूरी देखें ईरान की, और वहां का असर भारत में किस कदर पड़ा है कि न सिर्फ दिल्ली, मुंबई, जम्मू कश्मीर और अलग अलग देश के हिस्सों में ये प्रदर्शन हो रहा है। इसको किस नजरिए से देखें, क्योंकि अपने मुल्क में खुद राष्ट्र जो सुप्रीम लीडर खामनेई थे, उनका किस प्रकार विरोध हुआ था। उनकी फोटो को सुलगाकर महिलाओं का सिगरेट जलाना, जो कि एक सिंबल बन गया था दुनिया भर में, खामनेई की तस्वीर पेश करता था कि कितनी खिलाफत, कितना ज्यादा विरोध है उनका अपने मुल्क में। और उसके बाद अगर ये भारत में हो रहा है तो इसको कैसे समझे। आशा, देखिए, जो आप ये सवाल पूछ रही हैं, मैंने ये कई सवाल यहाँ की महिलाओं से पूछा और मेरे पीछे देखिए बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो खड़ी हैं यहाँ पे, और हम लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, देखिए, पूरे देश में ये सवाल या दुनिया में पूछा जा रहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान से खबर आई कि इसी खamenei साहब के पोस्टर को जलाते हुए सिगरेट जलाया गया और कहा गया कि वहाँ की महिलाओं की हक और हुकूक खतरे में हैं, इसलिए वहाँ क्रांति की ज़रूरत है। ये इजराइल और अमेरिका का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ईरान में बहुत सी औरतें हैं जो स्टीरियोटिपिकली मेल डोमिनेटेड फील्ड्स जो होती हैं उसमें काम करती हैं और खामनेई साहब के सपोर्ट में थी। तो ये सब जो बोला जा रहा है कि, और जो लोग ये सब कर रहे हैं वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल के सपोर्टर्स हैं जो ईरान को अंदर से वीक दिखाना चाह रहे हैं, पर उनका ये करने का कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज इन जनरल खामनेई साहब के बहुत सपोर्टर्स हैं और उनमें बहुत ज़्यादा जोश है, तो हम लोग को ऐसे ये लोग चुप नहीं करा सकते। तो ये ईरान में जो हुआ, क्या वो चूंकि सिया समुदाय पूरे दुनिया में अलग अलग है, देश में भी अपने यहाँ भी तकरीबन 20% आसपास है, 20% के आसपास है, तो अब तो खamenei साहब रहे नहीं, तो अब इसका असर कैसे देख रहे हैं आपके समुदाय पर, जो एक इस्लामिक क्रांति के जनक कहे जाते थे उसको लेकर के, और महिलाएं और इस्लाम की भूमिका आप कैसे देख रहे हैं। ईरान में नया नेता चुन लिया गया है, आप लोग अब कैसे देख रहे हैं अपने धर्म को? ये इन लोगों ने जो हमारे लीडर को मारा है ये सोच के कि हम चुप हो जाएंगे, ये इस चीज़ में बहुत गलत है। और जो सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट्स हैं, इस्लामिक रिपब्लिक कंट्रीज हैं, जो
आवाज़ नहीं उठा सकती है वो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कहने लायक नहीं है, क्योंकि इस्लाम हम लोग को इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाने को कहता है, चाहे हम अकेले हों या लोगों के साथ हों। तो देखिए, मैं ये फिर कोशिश कर रहा हूँ आशा, कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ हैं और पूरा जंतर मंतर है वो भरा हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि जो युद्ध की शुरुआत हुई ईरान में वो इतनी महिलाओं के हक हुकूक को लेकर हुआ और कहा गया कि जो ख़ामेनी साहब ने ईरान बनाया था उसमें महिलाओं की वो इज्जत नहीं थी जिसकी वो हकदार थी। मॉडर्नाइजेशन से उन्हें दूर किया गया। इज्जत को कौन डिफाइन करेगा? इज्जत को वो डिफाइन नहीं कर सकता ना। उनके वेस्टर्न कल्चर में जो महिलाएं हैं वो बिना कपड़ों के चलती हैं, बहुत लीस्ट कपड़े रहते हैं उनके। और यहाँ के कल्चर में, ईरान के कल्चर में जो महिलाएं हैं वो कदर करती है, वो कपड़े पहनती है, तो उस चीज़ से वो डिसाइड नहीं कर सकते कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बाकी चीज़ हो रहा है। तो ये बिल्कुल वेग स्टेटमेंट है उनका। भारत की विदेश नीति को लेकर आप लोगों की राय क्या है? इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है पहले, उन्होंने फलस्तीन को एक्सेप्ट किया है और इसराइल का इंडिया की कोई पॉलिसी नहीं है। इसराइल जैसे टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट प्रोजेक्ट है यूएसए का, वो खत्म होना चाहिए। तो इंडिया को उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ, कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, आप लोग अच्छा, ये एक सवाल हमारे सहयोगी थे वो पूछ रहे थे कि पूरे ईरान में जो ये युद्ध की शुरुआत हुई, कहा गया कि महिलाओं के हक और हुकूक को लेकर हुआ, महिलाएं वहाँ उस तरीके से फ्रीडम में नहीं थी। हम क्या खड़े हैं आपके सामने, महिलाएं नहीं है। अगर महिलाओं के हक में बात नहीं होती तो क्या आज यहाँ पे आपको इतनी लड़कियां दिखती, इतना मजमा औरतों का दिखता? बेवकूफ़ी है ये समझना कि ये औरतों के हुकूक़ के लिए किया गया है। जो कंट्री, जो मुल्क बच्चों पे जुल्म करता है, जो लड़कियों को लिटरली लाइक एप्स्टीन फाइल्स, चिल्ड्रंस, लिटिल गर्ल्स हैव बीन टेकन टू द एप्स्टीन आइलैंड। क्या किया है ट्रंप ने उसके साथ? क्या किया नेतन्याहू ने उसके साथ? क्या हम बेवकूफ़ हैं? औरतों के हुकूक़ इज जस्ट एन एक्सक्यूज। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता औरतों के हुकूक़ से, उन्हें सिर्फ पावर और रिसोर्सेज चाहिए। ईरान हमेशा से ये दो चीज का मालिक रहा है और इन दोनों चीज को छीनना चाहता है हमारे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस ख़ामेनी साहब को आप लोग लेकर हैं उन्हीं की तस्वीर से जलाते हुए लड़कियों ने वहाँ सिगरेट जलाया और कहा कि देखिए हम लोग इतनी तकलीफ में हैं। वो ईरान के नहीं थे, वो 2014 या 2016 की वीडियोस थी कनाडा की। दैट इज लिटरली प्रूवन। और मैं बता दूं, कितने लोग हैं जो आज मोदी की तस्वीर जलाते हैं? क्या उससे मोदी बुरा निकल गया? क्या मोदी बहुत ही खराब हो गया? एक लॉजिक की बात होती है, लोग पसंद भी करेंगे, नापसंद भी करेंगे। जस्ट बिकॉज एक औरत बगैर हिजाब के फोटो जला रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हक के साथ है, वो सही है, वो गलत भी हो सकती है। और वो लोग वो सब के सब रजा शाह के चाहने वाले मोनार्क पसंद लोग हैं, जो मोनार्की को चाहने वाले लोग हैं। मोनार्की औरतों के खिलाफ थी, औरतों का प्रिजन बनाया था, टॉर्चर सेल बनाया था औरतों के लिए। वो लोग आज आपको बोल रहे हैं कि रहबर बुरे हैं। बेवकूफी है। और ये मैं इसमें इस चर्चा में बढ़िया कि आपने ऋषिकेश वहां से हम तक बातें भी पहुंचाई, महिलाएं क्या कह रही हैं, लेकिन एक सीधी सी बात है, इस बीच एक बड़ी खबर पहले बता दें, उसके बाद मैं संजीव त्रिवेदी का रुख करूंगी। हमारे डेप्यूटी एडिटर लगातार बने हुए हैं इस पूरी खबर पर, बहुत बारीकी से निगाह और अध्ययन उनका है। ईरान ने पहली बार, आपको बता दें, फतेह 2 दागा है। ये बड़ी खबर, हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह 2। ईरान ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया है और ये कितना घातक है और इसके क्या मायने निकाले जाए और कहां ये दागा गया है। संजीव, फतेह 2 पहली बार इस्तेमाल किया गया है, कौन सा लक्ष्य, कौन सा निशाना इसके माध्यम से साधा गया है और इसके क्या मायने हुए, वही जो कह रहे थे राष्ट्रपति मसूद। देखिए, ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं और इसे कल उपयोग किया गया था तेल अवीव को निशाने पर लेने के लिए। तेल अवीव पिछली दफ़ा ज़्यादा सक्सेसफुली ईरान ने मारा था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, लेकिन शुरुआती कई घंटों में ऐसा लगा जैसे तेल अवीव के आसमान को भेद नहीं पा रहे हैं ईरान के मिसाइल्स, क्योंकि इस बार जो आयरन डोम और दूसरी एयर डिफेंस सिस्टम्स थी वो ज़्यादा बेहतर तरीके की लगाई गई थी, लिहाजा वहाँ पर इस सफलताएँ नहीं मिल रही थी और उसके बाद फतेह 2 का इस्तेमाल किया गया और जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सी इमारतों को नुकसान पहुंचाने में यहां फतेह 2 सफल हो पाया।
और इस तरह से हम देखते हैं कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेबिलिटी जो उनकी है उसका उपयोग करते हुए वो इजराइल और अमेरिका के इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने ये साबित करने की कोशिश की और आपने देखा भी कि किस तरह से उसने न केवल इजराइल और यूएस के जो ठिकाने थे वहाँ तक, बल्कि और भी कई जगहों पर मिडल ईस्ट में, चाहे वो दुबई हो, अबू धाबी हो, चाहे वो जॉर्डन का अम्मान हो, हर तरफ उसने मिसाइल्स दागी और सक्सेस उन्हें मिली। लेकिन यहाँ ये आशा समझना पड़ेगा कि उनकी जो ताकत है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बेहतर बनाते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है अमेरिकियों का और इजराइल का, उनके पास बेहतर इक्विपमेंट्स हैं उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। इसीलिए ये जो संकल्प लिया जा रहा है कहीं ये भावना का उबाल ना हो, क्योंकि अभी भी लड़ाई के लिए इजराइल और अमेरिका तैयार बैठे हैं। जी और ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई है, मेरे ख्याल से ये ईरान की ही तस्वीरें हैं जहां पर शोक सभा का आयोजन जो किया गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन मैं एक और सवाल संजीव आप ही के पास लेकर के आना चाहूंगी। हमारे मुल्क में मुसलमानों की क्या हालत है ये ईरान में बैठा कोई शख्स नहीं बताएगा। उसी तरीके से ईरान में मुसलमानों की क्या हालत है वो भारत में बैठा कोई भारत का नागरिक नहीं बता सकता बेहतर तरीके से। और वहां पे आबादी कितनी, बहुत ज्यादा नहीं। उसमें हमने ये भी देखा अभी जब प्रदर्शन हो रहे थे किस तरीके से पूरी तरह कॉर्डन ऑफ वाली स्थिति थी, मतलब इंटरनेट बंद, संपर्क टूटा, वहां क्या हो रहा है, कितने लोग फांसी पर लटकाए जा रहे हैं बिना सुनवाई के। ये सारी तस्वीरें हमने देखी इन तमाम तस्वीरों के सामने आने के बाद। लेकिन फिर हालात दूसरी तरफ ये भी है कि ये सिर्फ रिजीम चेंज का मामला नहीं है, यहां पर बाकायदा एक सुप्रीम लीडर की हत्या की गई। अब इन स्थितियों में भारत की स्थिति क्या है, हमारा इस मामले में पक्ष क्या रहने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि लाखों की आबादी है जो वेस्ट एशिया में अलग अलग मुस्लिम राष्ट्रों में हमारे भारतीय फंसे हुए हैं इस वक्त। यकीनन, और आपने जो आखिरी बात कही यही सबसे बड़ा निर्धारक है जो हमारी नीति होने जा रही है। गल्फ कंट्रीज में हमारे बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, आजीविका कमा रहे हैं। लिहाजा हमारी नीति ऐसी है जिसमें कि हम किसी भी एक देश की तरफ झुकाव रखते हुए नहीं दिख सकते हैं। और हमने फिलिस्तीनियों के संघर्ष को भी सराहा है और साथ ही साथ हमने दोस्ती का हाथ इजराइल की तरफ बढ़ाया है। पिछले 11 सालों में वो तो और ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होकर के आया है। लिहाजा प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे हैं कि हम युद्ध नहीं बुद्ध की तरफ है और हम पक्ष लेते हैं शांति का। लिहाजा हमने कल 6 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की, हमारे विदेश मंत्री ने, और अपनी चिंताएं जाहिर की। और दरअसल इस तरह से जो हमले हुए हैं इसको लेकर के हमने अपने आप को बहुत ही स्ट्रेटेजिक साइलेंस इस वक्त रखा है, कोई पोजीशन नहीं ली है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा पोजीशन लेना, हमारा किसी एक और झुकाव दिखाना ये अपने आप में मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे बहुत से लोग इस वक्त गल्फ में हैं। जी अब लेकिन ये भी बता दिए इसके साथ साथ संजीव मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ईरान भले ये कहे कि हमारा फर्ज भी है, हमारा हक भी है कि आखिर तक हम इस लड़ाई को ले जाएं। आपने कहा ये भावनाओं में इस वक्त का बयान हो सकता है, लेकिन जो अमेरिका चाहता है, रिजीम चेंज जो चाहता था, अभी सुप्रीम लीडर के तौर पर अयातुल्लाह अराफी उनको सुपुर्द किया गया है। ये पूरा अयातुल्लाह अराफी के बैठने का मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये तय हो गया कि वही अब सुप्रीम लीडर के तौर पर देश को आगे बढ़ाएंगे, या फिर अभी भी संभावनाएं हैं कि चेहरा बदल सकता है? अमेरिका और इजराइल और बाकी भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके मिलिट्री बेसिस पर हमला किया गया, जहां पर तैनाती थी अमेरिकी फोर्सेस की, और उनका भी एक गुस्सा है। तो बहुत ज्यादा कितने दिन झेल पाएगा ईरान इसको? ये देखते हुए विशेषज्ञ यही कहते हैं कि संभव नहीं। तो फिर क्या होना है आखिर? रिजीम चेंज मतलब अराफी या फिर कोई और? देखिए, आयतुल्लाह अराफी का होना तो एक तदर्थ व्यवस्था है जिसमें कि ये 3 मेंबर काउंसिल तय करेगी कि अगले आयतुल्लाह होंगे कौन। लेकिन वो अगले आयतुल्लाह कितने स्वीकार्य होंगे सबों को ये तय करने की जिम्मेदारी भले ही इस 3 मेंबर काउंसिल की है, लेकिन अगले कुछ दिन जो युद्ध चलने वाले हैं वो भी बहुत कुछ तय कर देगा कि आने वाले दिनों में वहाँ के आयतुल्लाह कौन होते हैं। अगर इस युद्ध में अपने आप को सफल दिखाने में सफल हो जाता है ईरान, तो अपने फैसले खुद ले पाएगा, नहीं तो उसके फैसले कुछ उसी तरह से लेंगे इजराइल और अमेरिका, जैसे कि वो दुनिया के दूसरे देशों में लेते हैं। वहाँ के किसी व्यक्ति को वहाँ का सरपरस्त बनाना, लेकिन वो सरपरस्त उनकी बात सुनने वाला होगा कुछ इस तरह की शर्तों पर। ईरान के मामले में ये कितना सफल हो पाता है? देखिए, आर्थिक प्रतिबंधों की बात है, आप जानती हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है आर्थिक रूप से ईरान। आप इस बात को महसूस कीजिए कि 1979 में जो फ्लीट थी उनके पास
पास फैंटम 4 की, वो अभी भी जहाज़ उनके पास चलती है, लड़ाकू जहाज़, जबकि अमेरिका और इजराइल F-35 ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे में मुश्किलें ईरान के पास बहुत ज़्यादा हैं और ये जो युद्ध होना है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हम महीनों लड़ेंगे, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये बात कही है कि हम महीनों लड़ने के लिए तैयार हैं और अभी तक हमने 1200 मिसाइल्स गिराई हैं ईरान के ऊपर। ताला के रास्ते में शहीद कर दिया जाए, जो अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल कर दिया जाए, तुम उनको मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, अल्लाह के यहाँ उसको रिज़्क़ मिलती है। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जिस तरह रहबर ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उनको ललकारा, उन्होंने ये सबक दिया, जिस तरह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वक्त के शिमर के सामने, वक्त के यजीद के सामने अपने आप को नहीं झुकाया बल्कि उन्होंने शहादत का ये जाम नोश फरमाया। ऐसे ही अशरह सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया बल्कि उन्होंने ये शहादत का जाम नोश फरमाया। तो हमें चाहिए कि हम आज के दौर में इसराइल का साथ न दे, जो अमेरिका है वो क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है। कुरान ने उस दुश्मनी का ऐलान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, आज तुम लोग यहूद और नसारा को अपना दोस्त न समझो। वमन यतवल्लहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो भी कोई उनको अपना दोस्त समझेगा, जो भी कोई उनकी इत्तिबा करेगा वो उन्हीं में से है। तो हमें चाहिए कि हम इसराइल का साथ न दे, हमें चाहिए कि हम मजलूम फलस्तीनियों का साथ दें, हम मजलूम गजा के जो वहाँ किस तरह छोटे बच्चों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, वो एक तरफ से अमेरिका ह्यूमैनिटी की बात करता है, एक तरफ वो इंसाफ की बात करता है, हालांकि यहाँ गजा में मुसलमानों को किस तरह गाजर मूली की तरह काटे गए। वो ये चीख कर कह रहे थे, रब्बना अखरिजना मिन हादिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा, या अल्लाह हमें इस बस्ती से हमें निकाल दे। तो हम बगांगे तौलिया ऐलान करते हैं, ए गजा के मुसलमानों, ए ईरान के मुसलमानों, जहां कहीं भी मुसलमान परेशान है, हम तुम्हारे लिए हमेशा हर वक्त खड़े हैं। अल्लाह ताला तो आपकी मदद जरूर करेगा ही करेगा, तो हम हमेशा हर वक्त आपके साथ खड़े हैं। तो हमें चाहिए गम नहीं था हमारे लिए, फादर से भी ज्यादा थे। जिन्होंने ऐसा किया है सर उनके लिए भी इससे दर्दनाक, उनके लिए मौत होनी चाहिए। उनकी दर्दनाक मौत होनी चाहिए उनके लिए, ट्रम्प के लिए, नेतन्याहू के लिए, जिन्होंने कभी आप ईरान जाने का मौका मिला या उनको आपने तस्वीर ईरान गए हम लोग, ज़ियारतों पे गए, ज़ियारतों पे जाते हैं हम। कभी उनका दीदार करने का नहीं मिला, कभी चांस नहीं मिला, लेकिन दिन में है वो हमारे हैं, वो हमारे रहबर हैं। उनके परिवार में बच्ची थी, उनकी बेटी थी, उन्हें भी सब कुछ शहीद कर दिया। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। शहादत तो हम लोगों की मिरास है, हम लोग शहीद होते हैं, हमें फक्र की बात है शहीद हुए, लेकिन इस तरह से नहीं। सीमा, मैं लद्दाख से आई हूँ। अच्छा मैम, काफी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कितना दुखी ये पल है, काफी लोग रो रहे हैं। या शियाज के लिए ये बहुत सैड बात है, बिकॉज वो सुप्रीम लीडर ऑफ शियाज ऑल ओवर द वर्ल्ड है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, लाइक यूएस एंड इसराइल, नेतन्याहू एंड ट्रम्प, इन्होंने प्रीएम्प्टिव अटैक बोल के ये कर दिया, राइट? बट दिस इज ऑल अ लाई, बिकॉज ट्रम्प एंड नेतन्याहू दोनों जो है वो जेनोसाइड को, वी ऑल सी व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा, राइट? एंड ईरान वाज द ओनली नेशन दैट वाज स्पीकिंग अगेंस्ट इट, तो इसीलिए अटैक हो गया। एक बड़े लीडर, इस्लामिक लीडर, बड़े नॉट जस्ट इस्लामिक लीडर, ही इज द सोवियन लीडर एंड यू कैन नॉट जस्ट अटैक एनी सोवियन लीडर। बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ वो जा रहे थे, परिवार के सदस्यों
भी इसमें नुकसान पहुंचा। हाँ, उनके सारे फैमिली मेंबर्स, आई थिंक डॉटर एंड सन इन लॉ एंड ग्रैंड डॉटर्स उस अटैक में मर गए सारे। एक तरफ टॉक्स चल रही थी जेनेवा में, बावजूद उसके बीच में पीस टॉक्स वर गोइंग ऑन, तब भी ये अटैक हुआ। तो यू कैन क्लियरली से दैट इट इज नॉट इन डिफेंस, राइट। इसका इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ेगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स अभी ईरान में पढ़ाई हाँ, करते बहुत हैं। सारे स्टूडेंट्स हैं। इसमें करीब 1 करोड़ के लोग फंसे हुए हैं। आपको लगता है इम्पैक्ट रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनक तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों की तादाद है, लाखों लाख की तादाद में जमहूरियत इस्लामी ईरान के मकाम मुअज़्ज़म में रहबरी सहीयूनी गासिब व जिनायतकार इसराइल के हमले के बायस आज बेदर्जे शहादत पर फाइज हुए। लिहाजा हम तमाम मिल्लत इस्लाम को, तमाम जहान तशय्यो को, उम्मत मुस्लिमा को इस अजीम मुसीबत के मौके पर सबको तसलियत और ताज़ियत पेश करता हूँ। रहबर मुअज़्ज़म की जो फ़िक्र है वो अभी ज़िंदा है और ये फ़िक्र हमेशा ज़िंदा रहेगी। इस्लाम की बका के लिए जो अज़्म व इरादा रखता था, वो इरादा, वो अज़्म हमेशा ज़िंदा रहेगा। लिहाजा हमें उनके फ़िक्र पर, उनकी सोच पर आगे बढ़ना है और तमाम मिल्लत मुस्लिमा बिल इत्तिफ़ाक़ जहाँ भी दुनिया के जिस गोशे में, जिस किनार में हो, जिस जगह हो, आज इस मुसीबत के दिन पे अज़ादार है। लेकिन इसराइल नाबूद होना है, अमेरिका नाबूद होना है। इंशाअल्लाह वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा। बहुत ही मैं आप तमाम